क्या होता है कि जैसे आपका क्या होता है डीसी जन, हमने बताया आपको कि जो आपका जो आपका इंडक्शन मोटर है इसकी संरचना लगभग आपकी डीसी मोटर से मिलती जुलती है। ठीक है, इसमें क्या था आपका, ये आपका डीसी मोटर हो गया और ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया। इसकी तुलना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या था आपका स्टेटर था, इसमें भी क्या आपका स्टेटर था। ठीक, इसमें क्या था आपका आर्मेचर, इसमें क्या आपका रोटर। ठीक, इसमें क्या होता था बेटा आपका कम्यूटेटर होता था, किसका बना था, हार्ड ड्रॉ कॉपर का बना था, है ना। इसमें होता है बेटा आपका स्लिप रिंग। क्या होता है स्लिप रिंग। जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वही काम आपका स्लिप रिंग करता है। ठीक बेटा, किसका बना होता है, फास्फर ब्रांच का, फास्फर ब्रांच का। अब देखो इसमें स्लिप रिंग की वैल्यू कितनी होती है, इसमें होती है 3। कितनी होती है स्लिप रिंग, इसमें कितने यूज करते हैं, 3 यूज करते हैं। ठीक, अच्छा अब क्या था, इसमें भी हम लोग क्या करते थे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते थे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें भी क्या करोगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करोगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करोगे। ठीक, तो ये कुछ तुलना हो गई आपके डीसी मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर की। ठीक है, अच्छा इस अगर हम बात करें इसकी शाफ्ट की, शाफ्ट होता है ना जिसपे रखा जाता है रोटर, वो किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो बेटा ये बना होता है माइल्ड स्टील का। किसका, माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक, स्टेटर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। स्टेटर सिलिकॉन स्टील, रोटर आपका किसका बना होता है, ये भी सिलिकॉन स्टील का बनेगा। ठीक है, फ्रेम किसका बनता था, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील। ठीक, अच्छा अब देखो इसमें जो रोटर होता है, किसमें, इंडक्शन में, 3 फेज इंडक्शन में, एक होता है आपका, ये तो डीसी है ना, नहीं तो अपने लिख दिया ना 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। ठीक, इसमें होता है आपका स्लिप रिंग, स्लिप रिंग रोटर होता है, और एक होता है आपका स्क्वायरल केज। ठीक, स्क्वायरल केज में हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर का यूज करते हैं। एल्युमिनियम और कॉपर की रॉड्स बनाई जाती हैं, समझ लो। स्क्वायरल केज में जो आपकी ये होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एल्युमिनियम और कॉपर की बनती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ठीक, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं स्लिप की। स्लिप क्या होती है, क्योंकि स्लिप से बेटा क्वेश्चन आपके आते हैं। स्लिप क्या कह सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के अंतर को हम लोग स्लिप कहते हैं। ठीक, स्लिप बराबर, स्लिप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ठीक, ये होगा आपका एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक, यहां पे क्या है, एन एस क्या आपकी सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड क्या वैल्यू होती है, एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। और जो आपका रोटर होता है उसकी स्पीड को हम लोग बोलते हैं एन आर। ठीक है,
अब हमेशा क्या होता है कि जो NS होता है वो NR से बड़ा होता है, ठीक है। किस कारण? किस कारण? एयर गैप के कारण, ठीक है। क्या होता है, जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एयर गैप से होके जाता है, तो उसकी वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है, लॉसेस हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है वही रोटर पे दिया जाता है तो उसकी स्पीड कम रहती है, ठीक। अच्छा, अब देखो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन क्या होती है कि रोटर आपका चल नहीं रहा है, रुका मतलब स्टार्टिंग होने वाला है, ठीक। तो वहां पे क्या हो जाएगा, रोटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे स्लिप क्या हो जाएगी, NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक, ये होता है ना। अब NR यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, NS अपॉन NS इक्वल टू 1, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं तो आपको जानना चाहिए। देखिए क्या होता है कि नो लोड पर स्लिप का मान क्या होता है, जब लोड नहीं है, ठीक है, जब लोड आपका नहीं है तो उस कंडीशन पे स्लिप का मान क्या होगा, ठीक। ठीक, उस कंडीशन में स्लिप का मान क्या होगा, ठीक। देखो नो लोड पे मतलब लोड नहीं है, जब लोड नहीं है, जब लोड आपकी नहीं है तो क्या होगा, स्टैंड स्टिल कंडीशन होगी, रोटर रुका हुआ होगा तो स्लिप का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक। और जब लोड है फुल लोड पर, एस का मान क्या होता है, ये होता है आपका 2% से लेकर 5%, ये याद रखना। जब जनरली जो स्लिप का मान होता है इंडक्शन मोटर पे फुल लोड पे वो कितना होता है, 2% से लेकर 5% होता है, ठीक है। क्या है ये आपका स्टेटर और ये आपका रोटर, तो ये आपका एयर गैप कहलाएगा ना। तो एयर गैप को जो हम इंक्रीज करते हैं, एयर गैप को जब हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एयर गैप को बढ़ाने पर मतलब इनके बीच में जो स्पेस है उसको हमने बढ़ा दिया तो पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है, याद रखना हमेशा। जब एयर गैप को आप बढ़ा दोगे तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, कम होगा, और जब एयर गैप को घटाओगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा होता है। ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है रोटर की और स्टेटर की वो समान होती है, कैसे, देखिए FR इज इक्वल टू S इंटू एफ होता है, ये आपकी क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी, और ये आपकी क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कहो या स्टेटर फ्रीक्वेंसी कहो, ठीक है, और ये आपकी स्लिप हो गई, ठीक। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में 1 स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे अगर हम S की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। तो ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो स्लिप की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है रोटर की वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी के समान होती है, ठीक है। अच्छा चलो अब बात करते हैं
हमने आपको क्या बताया कि जो आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल के समान आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अर्थ मीन्स जैसे मान लीजिए आपका ये आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक। तो यहाँ पे N1 टर्न्स होंगे इसके और ये आपके N2 टर्न्स होंगे। ये आपकी क्या होगी? प्राइमरी वाइंडिंग। ये आपकी क्या हो गई? सेकेंडरी वाइंडिंग। बात ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक। अब क्या होता है कि अब ये तो आपका ट्रांसफार्मर का हो गया, ठीक। अब इसमें क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग की जगह क्या होता है? स्टेटर होता है। क्या होता है? स्टेटर होता है और इसकी जगह आपका रोटर होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके टर्न्स को N1 बोलेंगे, इसके टर्न्स को N2 बोलेंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे तुमको जो हमने ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तो बताया था कि ये जो नो लोड करंट होती है I0, इसकी वैल्यू क्या होती है? फुल लोड करंट की 2% से लेकर 5%, ये बताई थी ना, फुल लोड, ठीक। लेकिन इसमें अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसमें जो I0 की वैल्यू होगी बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? वो ज्यादा होगी। वो कितनी होती है? 30% से लेकर 50% ऑफ फुल लोड करंट। ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। जो I0 की वैल्यू होगी, सिमिलरिटी सम सेम है, ठीक। तो ये जो I0 इंडक्शन मोटर में जब हम बात करेंगे तो इस I0 की वैल्यू क्या होगी? 3% से लेकर 50% ऑफ फुल लोड करंट की होगी, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अगर इसका ट्रांसफार्मर इक्वेशन क्या होता है? ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ का इक्वेशन होता है वो क्या होता है? अगर प्राइमरी के लिए कहेंगे तो E1 इक्वल टू 4.44 FN पाई होता है, यही तो होता है। यहां पे N1 कर दो, ठीक। और अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए निकालते हैं तो क्या होता था? 4.44 FN2 पाई होता था। इनको डिवाइड कर देते थे तो क्या होता था? E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये होता था नहीं होता था? अब मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अल्टरनेटर में जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा, तो क्या बताओगे आप? बताओ। हमने बताया था ना आपको, याद है कि नहीं याद है? अगर आपसे पूछा जाए कि इंडक्शन मोटर में जो ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर हम स्टेटर की बात करें तो ये होगा आपका E1। क्या होगा? E1। ये होगा आपका 4.44 KC KD, ठीक है। KC KD FN1 और 5 क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया? यहां पे अगर हम F की जगह यहां पे जो FS, ये हो जाएगा आपका FS मतलब क्या है? देखिए स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक। और अगर हम रोटर की ईएमएफ की बात करें तो ये होगा आपका E2 इक्वल टू 4.44 KC KD FR N2, ये होगा, ठीक। समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉइल स्पैन। क्या बोलते हैं? कॉइल स्पैन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर।
ठीक, ये आपकी क्या है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें, आपस में डिवाइड कर दे, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसमें भी मिलता है। मतलब क्या हो जाएगा आपका, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 upon I2 V2 अपॉन V1 I1 अपॉन I2 इक्वल टू के। इसी को हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को, जब हमको रोटर की करंट और सबको निकालना होगा। ठीक है,